वीडियो प्राइम के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मिड डे प्राइम में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की। जी हां, आपको बताएंगे राहुल गांधी के बयान के बाद किस तरीके से को तगड़ा जवाब दिया गया है, और साथ ही आपको बताएंगे अगर बात की जाए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि पहुंचे हैं बिहार में। आज वो देंगे वहां पर जीत का मंत्र, और साथ ही बात करेंगे किस तरीके से लगातार मौसम में अगर बात की जाए तो बारिश की वजह से न सिर्फ बाढ़ की स्थिति बल्कि हालात की अगर बात की जाए कैसे वो तबाही में यहां बदलते नजर आए हैं। इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर नेपाल की पीएम सुशीला कार्की से की बात। शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अमित शाह से की मुलाकात। अमित शाह आज बिहार के पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। बिहार के ग्रेजुएट बेरोजगारों को नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा। 2 साल तक मिलेंगे 1000 रुपए प्रति माह। 12वीं पास युवा पहले से ही उठा रहे हैं योजना का लाभ। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया निराधार। कहा किसी भी वोट को नहीं हटाया जा सकता ऑनलाइन। राहुल गांधी जनता को कर रहे हैं भ्रमित। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी। हिमाचल के कई जिलों में भूस्खलन। असम में बाढ़ और बारिश से हजारों लोग प्रभावित। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में आज पेश करेंगे चुनौती। गत विजेता स्टार भाला फेंक खिलाड़ी की खिताब बरकरार रखने पर होगी नजर। और आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ बात की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। साथ ही मैंने उन्हें और नेपाल वासियों को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो ये जानकारी प्रधानमंत्री ने साझा की। एक्स पर उनकी बात हुई नेपाल की अंतिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की और शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों की प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। साथ ही मैंने उन्हें और नेपाल वासियों को कल के उनके राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जानकारी साझा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें गलत और निराधार बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया है किसी भी आम नागरिक द्वारा ऑनलाइन वोट हटाना संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने साथ ही कहा है कि किसी भी मतदाता का नाम प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जा सकता। वर्ष 2023 में कर्नाटक की आलन विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे। इस मामले की जांच के लिए स्वयं चुनाव आयोग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं रिकॉर्ड के अनुसार आलन विधानसभा सीट पर 2018 में भाजपा के सुभाष गुटेदार विजयी रहे थे, जबकि 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल ने जीत दर्ज की थी। और इस खबर पर और जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या माना जाए जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, चुनाव आयोग ने उनको पूरी तरीके से निराधार बताया है और बताया है कि ये संभव ही नहीं है।
देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो उनका पूरा का पूरा जो मुद्दा था कि ऑनलाइन जिस तरीके से हैक करके अलग-अलग जगहों से और ओटीपी जनरेट करके जो नाम हटाए गए हैं, उसका जो उन्होंने आरोप लगाया, उसको चुनाव आयोग ने एक सिरे से खारिज कर दिया है इस आरोप को। उन्होंने कहा है कि ये संभव ही नहीं है जी। कि ऑनलाइन नाम काटे जा सकते हैं। दूसरी बात इसमें उन्होंने कहा कि इस मामले में 2023 में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें कि इन संभावनाओं को तलाशा गया था, चेक किया गया था कि क्या ऐसा संभव है और जिसका कि उन्होंने बताया कि अभी तक इस प्रति का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। जी। दूसरी बात ये भी कही गई कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं नाम काट के जीतने या हारने के, तो उस आधार पर भी आयोग ने अपने एक बिंदु में बताया है कि एक बार वहाँ पर बीजेपी जीती है और एक बार वहाँ पर कांग्रेस जीती है। अब ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है कि ऑनलाइन नाम काटने की जो पूरी प्रक्रिया है, हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का ये काम है, ये उनका काम नहीं है और इसमें सीआईडी ने भी अपने जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, आयोग ने वहाँ से जवाब नहीं दिया। बहुत सारे बिंदु और हैं जिनको कि अभी आयोग और ज़्यादा स्पष्ट करेगा। लेकिन जो पहला उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पूरा का पूरा जिसे कहा जाए रूपरेखा थी कि ऑनलाइन नाम काटे जा रहे हैं, इसी को चुनाव आयोग ने पहले ही बिंदु से खारिज कर दिया है और आयोग ने साफ कह दिया है कि ऑनलाइन नाम काटने का प्रोसेस नहीं होता है। नाम काटने के लिए जिस व्यक्ति का नाम काटा जाता है उसको मालूम होता है कि उसका नाम काटा जा रहा है, कारण बताना होता है और ये संभव नहीं है। इन सब बातों को आयोग ने रेखांकित किया है। ऐसे में ऑनलाइन जो प्रोसेस होते थे जिसमें कि अपने अपने नामों में संशोधन या पता बदलने वाली चीज़ें थी वो होती थी, लेकिन नाम काटने को लेकर साफ तौर से आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रोसेस संभव नहीं है। जी बिल्कुल ऋषि, क्या माना जाए, क्योंकि इससे पहले भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो अपने लिए फजीहत खड़ी कर ली थी। हमने देखा था किस तरीके से जो उनके तार है दूसरे देशों तक जुड़ते नजर आए थे और एक बार फिर क्या वही स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन नाम काटने को लेकर उन्होंने जो इतनी बड़ी बातें कही हैं, इतने तथ्य रखे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोगों के नाम काटे गए हैं, अगर ये कहीं से भी सही नहीं है और जिस तरीके से आयोग ने पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया कि ऑनलाइन नाम काटे ही नहीं जा सकते और इस मामले में पहले भी आयोग ने इसमें तफ्तीश की है, एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसमें ऐसा नहीं पाया गया, फिर तो ये बात पूरी तरीके से निराधार साबित हो रही है कि आयोग के ऊपर जो राहुल गांधी का जो निशाना है वो किस तरीके का है और वो मुझे नहीं लगता कि इस आधार पर उनकी बात को सही माना जाएगा, क्योंकि आयोग अपने पक्ष को लेकर सामने आ चुका है। ऐसे में अब उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूल मंतव्य है वही खारिज कर दिया गया है, तो ऐसे में आगे जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि आगे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, उन दावों को लेकर भी अब संशय होगा कि वो किस तरीके के दावे होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव आयोग लगातार इन सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए है और जो भी बातें देश के सामने आती हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से ज़रूर हो, उस पर आयोग अपनी प्रतिक्रिया देता है और इसी प्रतिक्रिया में उन्होंने साफ कह दिया है कि ऑनलाइन नाम नहीं काटे जा सकते। बिल्कुल, लेकिन ऋषि क्या माना जाए, या क्या किसी तरह की ये मनगढ़ंत दावे या जिस तरह का हम अगर कहें कहीं ना कहीं टारगेटेड, अब से पहले हमने कई बार देखा है, भारत के लोकतंत्र की बात की जाए, चुनाव आयोग की बात की जाए तो बार बार उस पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और हर बार कहीं ना कहीं गलत भी साबित होते हैं। बिल्कुल, देखिए पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिन लोगों के नाम काटे जाने की बात हुई उसको भी लेकर आयोग ने अपना पक्ष रखा था और कहा था कि ये गलत तथ्यों को पेश किया गया है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने आयोग के खिलाफ की थी और जो आरोप लगाए थे, तो उसके बाद आज दूसरी बार भी अगर ऑनलाइन कोई भी नाम नहीं काटा जा सकता है, फिर तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी लाई गई है ये थ्योरी ही फेल है और अगर ये थ्योरी फेल है तो फिर देश के लिए कितनी सार्थक हो सकती है इस तरीके की राजनीति, इस पर भी प्रश्न चलने लगते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आयोग ने अपनी स्थिति से इस बात को खारिज कर दिया है अपने जवाब में कि ऑनलाइन नाम नहीं काटे जा सकते, जिससे कि जो लोगों के बीच में जो भ्रम है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा लोगों के बीच में भय भी स्थापित हो सकता है कि किसी का नाम भी कोई भी नाम काट देगा, फिर तो डेमोक्रेसी में बहुत जिसे बोला जाए कि असीमित संभावनाएं बन जाएंगी किसी के खिलाफ भी किसी भी तरीके की कार्रवाई करने की। तो ये जो प्रोसेस है और इसी तरह का भ्रम हमने देखा था ईवीएम को लेकर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी फैलाते हुए नजर आए थे। ईवीएम को लेकर भी देश भर में जिस तरीके का हमने देखा था उसमें चुनाव आयोग
सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे पहले भी जितने चुनाव, क्योंकि वो प्रक्रिया बहुत लंबी चली, जी चुनाव दर चुनाव ईवीएम पर आरोप लगते रहे और एक चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि कई मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इस बात को सिरे से खारिज किया। तो इसको जी व्यक्तिगत नहीं माना जाए बल्कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ईवीएम के मसले को टैकल किया था और उस समय उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से या देश के किसी भी व्यक्ति से हैकाथॉन के माध्यम से चुनौती रखी थी कि आप इसको हैक करके दिखाएं, जी लेकिन उस समय भी कोई भी इस चीज़ को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया और जो चुनावों में जो ईवीएम हैक करने का जो प्रोसेस था वो एकदम बेबुनियाद साबित हुआ। आज ये मुद्दा ही गायब है। आज कोई भी व्यक्ति ईवीएम की बात ही नहीं कर रहा है, ईवीएम हैक करने की बात ही नहीं कर रहा है, यानी कि दूसरा मुद्दा अब सामने है। अब जी इसको भी देखना है कि देश के सामने किस तरीके से चुनाव आयोग एक चुनौती के रूप में लेता है और किस तरीके से इसमें लोगों के बीच में अपना जिसे बोलता है अपना विश्वास बना के रखता है, क्योंकि लोगों का ऑनलाइन नाम काटने का जो प्रोसेस जिस तरीके से बताया गया है वो बहुत गंभीर मुद्दा है और आयोग ने इसे अपने पहली जो तत्कालिक प्रतिक्रिया है उसमें कह दिया है कि ये संभव नहीं है ऑनलाइन नाम काटना। जी जी बिल्कुल। और ऋषि, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्या माना जाए, एक सोची समझी रणनीति क्या नजर आती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब कहीं ना कहीं जो चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होती है उससे पहले ही इस तरह के जो हम कह सकते हैं झूठे दावे हैं वो किए जाते हैं, मनगढ़ंत बातें कही जाती हैं, भ्रम फैलाया जाता है। देखिए जिस तरीके से अब आज के दौर में जो विपक्ष की राजनीति है मुद्दों से इतर जो जी चुनावी प्रक्रिया है उसके ऊपर ज़्यादा हावी होती जा रही है और उसको हम्म कटघरे में खड़े करती हुई दिखाई ज़्यादा देती है। बनस्पत जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, जो तमाम विकास से संबंधित मुद्दे हैं, जो विपक्ष हमेशा हमने देखा है कि पूर्व की राजनीति में ये करता रहा था जी और आरोप लगाए जाते थे, सरकार उस पर जवाब देती थी। लेकिन अब सरकार के ऊपर आरोप नहीं है, अब आरोप चुनाव आयोग के ऊपर हैं, अब आरोप चुनावी प्रक्रिया पर हैं, अब आरोप जो है वो चुनावी प्रबंधन पर हैं। जी तो ये जो पूरी की पूरी सियासत है, जो बदली हुई सियासत है, अब ये किस दिशा में जाएगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये स्वस्थ बिल्कुल। लोकतंत्र। ऋषि, आपको रोकना चाहूंगा, अब सीधे हम रुक कर लेते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर का, जहां से अनुराग ठाकुर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। इट हैज बिकम अ हैबिट ऑफ श्री राहुल गांधी टू मेक इनकरेक्ट एंड बेसलेस एलिगेशंस और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में
और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया। और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना, और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, एमएस गिल, टीएन शेषन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा, उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया, मलूर विधानसभा के चुनाव को खारिज किया है। क्या 2023 में कांग्रेस ने वोटों के गबन के साथ इस सीट को जीता था? इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा के उम्मीदवार मंजुनाथ गौड़ा के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, मलूर विधानसभा में मतगणना के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई। क्या फेराफेरी के साथ कांग्रेस ने सीट जीती थी? राहुल जी, जवाब देना पड़ेगा आपको और कांग्रेस पार्टी को। और आपके इलेक्शन कमिश्नर के समय अगर मैं कहूं, सोनिया जी का नाम जब आया कि नवीन चावला जी की नियुक्ति उन्होंने कर दी, और उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आरोप लगाकर कहा था, प्रेसिडेंट को लिख के कहा था कि क्लासिफाइड और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नवीन चावला लीक करते हैं। कुछ सवाल आज मैं और पूछना चाहता हूं कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं?
ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करना इनके बस की बात है। और अगर इतना ही दम आपके तर्कों में है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन ने तो आपको बार बार कहा सबूत दो, हल्फनामा दो, ना आप सबूत दे पाते हो और गलत आरोप लगाते हो। क्या संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना एक भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का और एलओबी लीडर अपोजिंग भारत राहुल गांधी जी का है? क्या ये केवल घुसपैठिए वोट को बचाने के लिए है? अपने हर तर्क में वो बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी की, अल्पसंख्यक की, लेकिन उन्हीं के वोट की ताकत को कम करने का प्रयास राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या घुसपैठियों के वोट को बचाने के लिए इन्फिल्ट्रेटर फर्स्ट पॉलिटिक्स इज द सोल एजेंडा ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी? इज कांग्रेस ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इन्फिल्ट्रेटर्स एंड देयर वोटिंग राइट्स? राइट्स तो है नहीं, लेकिन अधिकार दिलाना चाहते हैं। राहुल जी के बयानों ने बार बार बताया है कि वो घुसपैठियों के साथ है और देश के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के वोट को कम करना चाहते हैं। आनंद की बात मैंने आपके सामने रख दी। जो आरोप इन्होंने लगाया उस पर पूछना ही पड़ेगा, क्या वो 6000 वोट डिलीट हुए थे कि नहीं हुए थे? और बीआर पाटिल क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जो जीते हैं? तो क्या कांग्रेस ने वोट चोरी करके चुनाव जीता है? राहुल जी अराजकता फैलाना बंद करें, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र बंद करें। Your sole politics has become to create chaos, then play victim card, and you are always trying to delegitimize democracy. आप ना शपथ पत्र देते हैं, ना सबूत देते हैं, आप केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस का भारत के लोकतंत्र में, संवैधानिक संस्थाओं में, इनमें विश्वास नहीं है। केवल अराजकता फैलाना, अनरेस्ट पैदा करना और भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र टूल किट गैंग के माध्यम से क्या आप लोग रचने जा रहे हैं, कर रहे हैं प्रयास? लेकिन आप जितने मर्जी प्रयास करिए, भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने के लिए हर कदम उठाएगी और घुसपैठियों को, जिनको आप वोट दिलाना चाहते हो, उन घुसपैठियों को बेनकाब करने का काम भी हम करेंगे। और ये आपकी घुसपैठिए बचाओ राजनीति को भी बेनकाब हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। अब एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। नीरज जी आप पूछिए। देखिए, ध्रुवीकरण कांग्रेस का प्रयास लगातार शुरू से रहा है और ये तुष्टीकरण की राजनीति आज कांग्रेस को इस स्थान पे ले आई कि 2014, 2019, 2024 में भी हारे। मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष इनके बन पाते हैं, लेकिन जब पद मिला तब एलओपी नहीं, उसको एलओबी, लीडर अपोजिंग भारत का पद बना दिया। क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के पास तुष्टीकरण के अलावा कोई और राजनीति नहीं रही? क्या घुसपैठियों को बचाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा बिहार में नहीं रहा? क्या बिहार के विकास को देखकर कांग्रेस की आंखें इतनी बंद हो गई कि आज वो केवल घुसपैठियों के सहारे बिहार के चुनाव में जाना चाहते हैं? क्या कोई और सहारा इनके पास बचा नहीं है? और आज देख लीजिए, जैसे पहले राहुल जी ने माफिया मांगी है, बिहार के चुनाव के बाद भी माफी मांगने वाले हैं। जी ऐश्वर्या जी।
देखिए, शायद वो भूल गए कि बाबा साहब अंबेडकर, जिनको कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी जिस तरह से जलील करके पार्टी से बाहर निकाला, चुनाव भी हरवाए, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान पर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पार्टी ने उठाकर बार बार संशोधन किए, उनको राजनीति से बाहर करने का रास्ता दिखाया। शायद राहुल जी भूल गए, भारत की ताकत वो भारत का लोकतंत्र है जो इसको और मजबूत करता है, भारत के युवा हैं जो जागरूक करते हैं। भारत के युवाओं ने अगर भारत को थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और भारत के बढ़ते कदमों को देखकर ब्राइट स्पॉट और इकोनॉमी जो सबसे तेजी से बढ़ रही, दुनिया आज भारत की और एक उम्मीद की तरह देख रही है, तो इनको लगता है कैसे ना कैसे लोकतंत्र को ही कमजोर कर दिया जाए, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाए। और जो ये सवाल और खुश होते हैं जब किसी देश ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही तो कांग्रेस खुश हो रही थी, लेकिन शायद वो भूल गए कि भारत की अपनी एक बड़ी ताकत है, भारत झुकता नहीं, भारत अपनी ताकत के साथ खड़ा रहता है। तो आप चाहे भारत को गिराने का प्रयास करें, लोकतंत्र को शर्मसार करने का प्रयास करें, लोकतंत्र पर प्रहार करें, भारत का लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा, चाहे कांग्रेस जितना मर्जी प्रयास कर ले, चाहे घुसपैठियों के दम पे ही क्यों ना कर ले। जी, तो यहाँ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर लगातार राहुल गांधी से सवाल पूछते भी नजर आए, उनको घेरते हुए नजर आए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर, उसी पर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि राहुल जिस तरह के झूठे आरोप लगाते हैं, इस तरह की आदत उनकी हो गई है, लगातार आरोप लगाते हैं, उसके बाद माफ़ी मांगते हैं। और इसका जिक्र अनुराग ठाकुर ने भी किया कि जब वो कोर्ट जाते हैं या तो वहाँ माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं या कोर्ट की तरफ से लताड़ उनको पड़ती है। और साथ ही साथ आरोप ये भी लगाया कि कहीं ना कहीं जो भारत का जिस तरह का जो लोकतंत्र है उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है कांग्रेस, क्योंकि लगातार वो कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगा रही है, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं झूठे दावे कर रही है, जिनमें ना तो सफल हो पा रही है। और आज के भी जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं धमाका करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वाकई में सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और अब जो जनता है वो ये बेहतर तरीके से जान रही है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। भारत का GST अब और भी आसान, 4 स्लैब घटकर रह गए सिर्फ 2, 18% और 5%। रोजमर्रा का सामान सस्ता, पढ़ाई और हेल्थ पर GST फ्री, कार बाइक पर हजारों की बचत, मिडिल क्लास की सालाना बचत 40,000 रुपए तक। नेक्स्ट जेन GST के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर बिहार को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें आज बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह जीत का मंत्र देने पहुंचे हैं। दरअसल बिहार में अब मुख्यमंत्री अगर बात की जाए तो निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना जो है इसका भी लाभ आपको बता दें कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार पुरुष और महिला स्नातकों को भी मिलेगा। इस योजना की अगर पहले बात की जाए तो आप बता दें इसे इन 2 वर्षों तक 1000 रुपये का मासिक भत्ता जो है इन युवाओं को मिलेगा। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही कई घोषणाओं के तहत एक महत्वपूर्ण ये निर्णय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस योजना का विस्तार बेरोजगार स्नातकों के लिए भी करने की घोषणा की। इस विस्तार के तहत 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के स्नातक युवा जो आगे की पढ़ाई में नामांकित नहीं है और सक्रिय रूप से नौकरी या रोजगार की तलाश में हैं, इसके पात्र होंगे। ये लाभ उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जो ना तो स्वरोजगार में हैं और ना ही सरकारी, निजी या गैर सरकारी नौकरियों में लगे हैं।
उन्हें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 2 साल तक 1,000 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। इससे पहले ये योजना इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं के लिए पहले से ही उपलब्ध थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस भत्ते से युवक युवतियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी। इससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनका सशक्तिकरण भी होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात करने के बाद वे डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय के लिए रवाना हो गए। इसकी जानकारी भाजपा नेता और सांसद संजय जायसवाल ने दी। संजय जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाए। पानी से भरा गुब्बारा बम फोड़े जो रास्ते में गिर गया। माननीय मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार के नाते गृह मंत्री जी से मिलने आए थे और दोनों की आपस में बातचीत हुई है। अभी हम इंटरव्यू देख रहे थे राहुल गांधी जी का। सुबह से प्रचार हो रहा था कि राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। हाइड्रोजन बम नहीं, फुसफुसिया बम भी नहीं, बल्कि ये उनके द्वारा फेंका हुआ H2O गुब्बारा था और वह भी गुब्बारा सड़क पे गिर गया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, राहुल गांधी का जो बयान था उसको लेकर भी उन्होंने अपनी यहाँ प्रतिक्रिया दी। फिलहाल ये रुख कर लेते हैं पटना का, जहाँ से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, जानना चाहूँगा आपसे, खासतौर से अगर बात की जाए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है, किन मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उसके अलावा क्या कुछ खास कार्यक्रम आज अमित शाह का? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को ही पटना पहुंच चुके थे और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने देर रात करीब 45 मिनट तक बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ, जो बिहार कैडर के हैं, बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ में करीब 45 मिनट तक बैठक की और जो बैठक है इस दौरान चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद आज सुबह उन्होंने जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके साथ में भी मुलाकात की। नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए उस होटल में पहुंचे जहां पर अमित शाह रुके हुए थे और दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर के भी कई कुछ चर्चा दोनों के बीच में हुई और इसके बाद अमित शाह वहां से सीधे निकले और रोहतास के लिए निकल गए, जहां डेहरी में अभी कार्यक्रम चल रहा है। और अमित शाह यहाँ 2 स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पहला, कार्यकर्ताओं के साथ में सीधा संवाद जो कार्यक्रम है वो आयोजन किया गया है, जिसमें अमित शाह सीधे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। इसके साथ ही उसी स्थल पर एक दूसरा पंडाल भी बनाया गया है, जहां पर वो जो मगध क्षेत्र और साबा क्षेत्र के शीर्ष नेता हैं और जिलों के प्रभारी हैं उनके साथ में बैठक कर रहे हैं और इस दौरान चुनाव की तैयारी और बूथ सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को लेकर के उनसे बातचीत की जानी है। इसके बाद अमित शाह वहां से निकलेंगे और करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास बेगूसराय पहुंचेंगे और वहां भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ में संवाद करेंगे। जी बिल्कुल मधुरेश, क्या माना जाए, कहीं ना कहीं जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको जीत का मंत्र आज अमित शाह जो है बताएंगे, क्योंकि किस तरीके से अब जो चुनाव है, क्योंकि अगर देखा जाए कुछ समय बाद ही कहीं ना कहीं जो तारीखें होंगी उनकी घोषणा हो सकती है और ऐसे में पूरी तरीके से कमर कसती हुई नजर आ रही है बीजेपी भी। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी पूरी शक्ति के साथ में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुड़ी हुई है और अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के बाद 27 तारीख को अमित शाह एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। तो समझा जा रहा है कि इन 2 दौरों में बिहार में बीजेपी के चुनाव की तैयारियों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो लेकर के वो दिल्ली जाएंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनका दौरा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जहां तक बात की जाए चुनाव की तैयारियों की और जीत के मंत्र की, तो अमित शाह हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो उनका दौरा बिहार में हुआ है, इस दौरान कार्यकर्ताओं से उनकी सीधी बातचीत भी हुई है। तो जीत का मंत्र तो निश्चित रूप से आज भी अमित शाह देंगे। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ क्या कुछ खास, क्योंकि खासतौर से जैसा आपने बताया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो बात कही कि एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है, लेकिन अगर बात की जाए खासतौर से वोट शेयरिंग को लेकर भी एक महत्वपूर्ण विषय ये दोनों कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच ये रहा होगा। हाँ निश्चित रूप से, देखिए जो 20 मिनट की मुलाकात है वो उन दोनों की प्राइवेट मुलाकात थी और बताया जा रहा है कि होटल के कमरे में दोनों अकेले बैठ करके बातचीत कर रहे थे।
तो निश्चित रूप से इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर के जो मुद्दा है उसको लेकर के तो बातचीत निश्चित रूप से हुई ही होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियां मतलब जदयू और बीजेपी दोनों बिल्कुल हाथ में हाथ मिला करके जिस तरीके से बूथ स्तर से लेकर के दोनों तैयारी में जुटी हुई हैं, तो चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और इसमें क्या ऐड ऑन किया जा सकता है, इसको लेकर के भी दोनों के बीच में निश्चित रूप से बातचीत हुई है। और इसी को लेकर के संजय जायसवाल ने भी बताया कि चुनाव की तैयारियों पे फोकस आज के सारे बैठक अमित शाह के हैं। जी बिल्कुल मधुरेश, लेकिन इससे पहले हमने देखा था जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो अगर भत्ते की बात की जाए किस तरीके से अब जो है ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल पाएगा, 1000 रुपये जो प्रति माह की बात अगर की जा रही है, किस तरीके से यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक बेहतर कदम इसको माना जाए? हाँ, निश्चित रूप से देखिए पिछले 2005 के बाद से 2025 तक में लगभग 10 लाख से ज्यादा ऐसे युवा हैं जिनको नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी के साथ में जोड़ा है। अगर सिर्फ बीपीएससी के थ्रू बोला जाए तो जो डाटा अवेलेबल है अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2025 तक में बीपीएससी के माध्यम से 3,38,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। वहीं 2005 से लेकर के ऐसे हैं जिनको रोजगार के से जोड़ा गया है। तो इस बीच में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो अपने आप में दिखाती है कि कितनी समृद्ध हुई है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, सरकारी नौकरी मिल रही है। इस बीच में जो भी युवा हैं 20 साल 21 साल से लेकर के 25 साल तक के और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरह से समझा जाए तो सरकार उनको सबल दे रही है, आर्थिक मदद दे रही है, जिसके माध्यम से वो साल में 12,000 रुपए उनको मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वो अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं, कहीं फी देना हो उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो युवा रोजगार की कोशिश कर रहे हैं, स्वरोजगार की शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी ये रुपया मदद करेगा। इसके अलावा तो सरकार की योजनाएं कई चल ही रही हैं जो एमएसएमई के माध्यम से है, या फिर उद्योग विभाग कई ऐसे योजनाएं चला रहा है जिसके माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार करने में बेहद मदद की जा रही है। जी बिल्कुल, और प्रयास यही है किस तरीके से जो बिहार वासी हैं उनको और ज़्यादा लाभ मिल सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं मिड डे प्राइम में। आपको बता दें साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज़ ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। हम आपके लिए लाए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम आपको बताएंगे मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे। इस सीरीज के तहत आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अथक और सफल प्रयास के बारे में जिसने भारत की विविधता में एकता के महत्व को न केवल मजबूत किया बल्कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र देकर उसकी सफलता को सुनिश्चित भी किया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में यही प्रण और प्रतिबद्धता नजर आती रही है। जन कल्याण योजनाओं को बिना भेदभाव जन जन तक पहुंचाया गया और विभिन्न समुदायों का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में बड़े फैसले हुए। 3 तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुसलमान महिलाओं की पुकार पहली बार किसी सरकार ने सुनी और एक मजबूत कानून बना, ऐसा कानून जिसने मुस्लिम महिलाओं को इससे निजात दिलाई। मुसलमान औरत की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। आज मुसलमान औरत उस डर से बाहर है, वो कॉन्फिडेंट है, उसे पता है कि अगर उसका हस्बैंड तलाक दे रहा है तो वो जाकर के अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकती है। पहले हम सुनते थे वीकली 2-3 केसेस आते थे कि तलाक देके घर से निकाल दिया है, लेकिन जब से बिल पास हुआ है तो उसमें ये होता है कि जब तक मामला थाने जाता है और जब अरेस्ट का टाइम आता है तो मामला वहीं निपट जाता है। अपने ही समाज के भीतर लगातार उत्पीड़न और भेदभाव झेल रहे एक और वर्ग के हक अधिकारों की आवाज भी पहली बार सुनी गई। पसमानदा मुसलमानों के हितों की आवाज खुद पीएम मोदी ने उनके सरोकार मजबूती से देश के सामने रखे।
पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास और सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम वक्फ संशोधन कानून रहा। वक्फ संपत्तियों के खुर्द-बुर्द रोकने और उनका बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है। सिख समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों में करतारपुर साहिब कॉरिडोर जैसा ऐतिहासिक कदम शामिल है। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाकर मत्था टेकने की कितने ही भारतीय श्रद्धालुओं की मन्नत आखिरकार पूरी हुई। दरअसल पीएम श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र विचारों को देश की समृद्धि का मार्गदर्शक बताते रहे हैं। इतना ही नहीं, साहिबजादों की शहादत की याद में पीएम ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर दिया। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है, भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। इंसाफ की आस लगाए बैठे 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए मोदी सरकार ने उम्मीद का नया उजाला किया। विशेष जांच टीम का गठन कर मामलों को फिर से खोला गया। साथ ही दंगा पीड़ितों को आर्थिक मदद भी दी गई। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, भारत का परिचय बुद्ध के देश के तौर पर कराते हैं। बौद्ध परंपरा के सम्मान के लिए पीएम के नेतृत्व में कई बड़े प्रयास हुए। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भारत वापसी ऐसा ही अविस्मरणीय अवसर रहा। बौद्ध विरासत के संरक्षण के प्रयासों में पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना कम अहम फैसला नहीं है। प्रयासों के इसी सिलसिले की एक और कड़ी है बौद्ध पर्यटन सर्किट। प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उन्हें जोड़ने की यह शानदार पहल है। शांति, सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के लिए पीएम जैन शिक्षाओं को अपनाने पर बल देते रहे हैं। समृद्ध जैन परंपराओं से जुड़े प्रयासों के ही तहत पीएम मोदी की सरकार ने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। जैन दर्शन और मूल्यों को संजोने में ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाना भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना भी पीएम के इसी विजन को दिखाती है। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण स्पष्ट है, देश के सभी समुदायों और वर्गों का हित सुनिश्चित किया जाए। देश की महान विविधता और उसमें एकता की भावना को पीएम देश की ताकत मानते हैं। यही नजरिया उनकी नीतियों में भी खूब झलकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भेजे। अपने इन संदेशों में उन्होंने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी तो उनके साथ अपने संबंधों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए इन मशहूर हस्तियों ने क्या कहा। जब पहली दफा उनसे साक्षात्कार हुए थे, उन्हें सब पता था हमारे बारे में। मेरे परिवार के बारे में पूछा, पिताजी के बारे में पूछा, ताहिरा की सेहत के बारे में पूछा, फिल्मों के बारे में पूछा। This personal connect of his with the people he interacts with makes him extremely special. So here's me wishing him good health and happiness. Happy 75, Modi ji. स्पेशल ओलंपिक्स भारत के अनेक दिव्यांगों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने विकलांगता की शब्दावली को बदलकर दिव्यांगता की शब्दावली दी, जिसने न केवल इस शब्द के अर्थ को बदला बल्कि समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाया। और आज हम दिव्यांगता का अर्थ समझते हैं दिव्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, और इनके इस दिव्यता और परिपूर्णता का परिचय इस शब्द से हमें प्राप्त होता है। My Prime Minister Narendra Modi ji, thank you sir for all that you do for our country, and with gratitude you are the guru of our nation in terms of helping people get fitter. When you started off the yoga movement and recently you told everyone 10% तेल कम करने का है. I can't thank you enough for doing that. I, as a nutritionist, love the fact that you're convincing people to take care of their health. और आइए आपको सीधे चलते हैं बिहार के रोहतास से, जहां अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे हैं। बढ़ना है
विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। मित्रों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है। 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार दिन रात 24 साल तक एक काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूं? जरा समझ गए ना? मोदी जी एक ऐसा नेता है जिन्होंने सबसे पहले देश को रखा, देश के बाद पार्टी को रखा, पार्टी के बाद कार्यकर्ता को रखा और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं सोचा। ऐसे नेता नरेंद्र मोदी। पूरे देश में 60 साल में पहली बार कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है 30 साल के बाद। मगर आज हम सब ने एक बात तय करनी पड़ेगी कि मगध साहबाद के क्षेत्र में गत चुनाव में हमें कुछ कम सफलता मिली। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाएं कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। एनडीए को 80% सीटें देना है। और भाइयों बहनों, 11 साल में आप में से कोई भी बताओ, आप ऐसा सोच सकते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? बनाना चाहते थे या नहीं बनाना चाहते थे? मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक को हटाया, सीएए कानून लाए, चांद के दक्षिण ध्रुव पर यान भेजकर उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा। और मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंची और यहां पर सीता माता का मंदिर भी सीतामढ़ी में 800 करोड़ के खर्चे से बनने जा रहा है। 800 करोड़ के। और यहां ढेर सारी माताएं बहनें बैठी है। सभी के लिए जीएसटी के दाम कम कर माता बहनों की रसोई पर 20% बोझ कम करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो हमारे बिहार को हुआ। देश भर में
81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 56 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले। 42 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल पहुंचाया। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया। 10 करोड़ घरों में गैस पहुंचाया। 4 करोड़ लोगों को आवास दिया और 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मगर ये हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं। बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसा बिहार आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? ये झूठे नैरेटिव फैलाने में एक्सपर्ट लोग हैं। वो कहते थे हम SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त कर दें। मोदी जी कितनी साल से सत्ता में है भाई? जरा जोर से बोलो, कितनी साल से? ST, SC, OBC का आरक्षण गया है क्या? अरे अब तक छोड़िए, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है ST, SC, OBC का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस संभाग के लिए ढेर सारा काम किया है। 2300 करोड़ का नेशनल हाईवे अरवल से बिहार शरीफ तक, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस, असम दरभंगा ग्रीनहेड एक्सप्रेस, गया जी पटना 4 लेन, गया जी रजौली 4 लेन, गया जी राजगीर हाईवे, 300 करोड़ से गया जी रेलवे स्टेशन का विकास, अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन का विकास, जहानाबाद रेलवे स्टेशन का विकास,
गया जी में मेट्रो, वाराणसी, पटना, नवादा, आसनसोल, हावड़ा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और पूरे नवादा सहित पूरे संभाग को इसका लाभ मिलेगा। और ढेर सारे विकास के काम पर्यटन के लिए बाबा सिद्धनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर, बोध गया कॉरिडोर और 30,000 करोड़ से औरंगाबाद में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना के काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 16,000 करोड़ से गया जी के डोभी में औद्योगिक पार्क, मगध संभाग में तैरता हुआ बिजली घर, 145 करोड़ से महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की। और ये लालू जी को मैं अभी देख रहा था, वो पूछ रहे थे मोदी जी आपने क्या किया। लालू जी 2024 की चुनाव के बाद का बजट उठाकर ले लीजिए, उसमें बिहार ही बिहार है और कुछ नजर नहीं आता है। 2004 से 14 जब लालू यादव मंत्री थे वहां, तब बिहार को केंद्र से 2,80,000 करोड़ मिला और 14 से 24 में मोदी जी मंत्री है, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,85,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। अभी अभी नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, विधवाओं, बुजुर्गों का और दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया, ममता कार्यकर्ताओं को बढ़ाकर 600 किया, आशा वर्कर का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया, रसोइयों, रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षक को 2 गुना बढ़ोतरी की और युवाओं को इंटर्नशिप के 6,000 रुपया और अब युवाओं को 1,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में हम भेजने वाले। मित्रों, एनडीए की सरकार ने जो काम किए वो लालू जी पूरा जीवन भी अगर मुख्यमंत्री रहे तो कर नहीं सकते हैं। मैंने तो बताया हमने क्या किया, अब ये भी सुन लीजिए इन्होंने क्या किया। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए और छूटते हैं तो हाथी पर बैठकर वो वापिस आते हैं। भाइयों बहनों, इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अध्यक्ष जी, इन लोगों के लिए भोजन करवाया है नहीं करवाया? तो मिलने वाला है भाई, आवाज को क्या हुआ है? इतना भ्रष्टाचार करने वाले बिहार का भला कर सकते हैं क्या? एक और कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार का बड़ा लिस्ट है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 24 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं लगा। बिहार का भविष्य, हम सब बिहार की जनता के साथ जाएं और करबद्ध निवेदन करें कि बिहार के भविष्य को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ दीजिए। यही रास्ता है बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत की कल्पना की है। पूर्ण विकसित बिहार के बगैर पूर्ण विकसित भारत नहीं बन सकता। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, अभी मैंने
कुछ चयनित 400-500 कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक करी है, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। इसके अंदर बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर करने के कुछ कामों की लिस्ट दी है। मैं क्या आपको पूछ सकता हूं कि यहां से जाकर जिला अध्यक्ष जी बैठक बुलाएंगे, जो कोई भी काम आपके जिम्मे आता है वो 100% हम करेंगे, ऐसा आप बता सकते हैं क्या? जरा हाथ ऊपर करो जो लोग 100% करेंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव है। और इसलिए ये 10 जिलों के सभी कार्यकर्ता आज से संकल्पित होकर जाएं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक एनडीए सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कुछ बिहार की जनता के लिए किया है वो घर घर लेकर जाएंगे और वोटिंग कराएंगे। फिर से एक बार मैं पूछना चाहता हूं, जरा जोर से बोलिएगा, घुसपैठियों को वोट का अधिकार है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? राहुल तक आवाज जानी चाहिए, है क्या? घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए, उनको आयुष्मान भारत कार्ड मिलना चाहिए, उनको धान मिलना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार है क्या? तो घुसपैठिए बिहार का भला नहीं कर सकते। ये आएंगे तो घुसपैठिए बढ़ाएंगे, एनडीए आएगा तो बिहार को बढ़ाएगा। ये बात घर घर पहुंचानी है मेरे साथ। अंत में फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से विजय करने का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो आप यहाँ सुन रहे थे अमित शाह का संबोधन, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो बिहार को बढ़ाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से बिहार जो है उसको प्राथमिकता दी गई है, तमाम विकास कार्य जो हैं उनके नेतृत्व में हैं, उन बातों का जिक्र उन्होंने किया। और साथ ही कहा कि कांग्रेस या उससे संबंधित जो संबंधित गठबंधन है, अगर उनकी सरकार आती है तो वो सिर्फ घुसपैठ को बढ़ावा देंगी और अपने बारे में सोचेंगी। फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।